नमस्कार, डीडोना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है मानव में पाचन तंत्र। एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम 22वां अध्याय जो जूलॉजी का है और अध्याय का नाम है मानव का पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसमें कौन कौन से भाग सहायक होते हैं, उन सभी के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और पाचन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले पाचन तंत्र होता क्या है। तो जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना, ठीक है, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में, तो उसको सरल में बदलना, उसके पश्चात विभिन्न अंगों के द्वारा उसका अवशोषण होना, ठीक है, यह संपूर्ण क्रिया किसके अंदर सम्मिलित होती है? पाचन के अंदर सम्मिलित होती है। तो पाचन तंत्र, उसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे कि शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल पदार्थों को उसके एंजाइमोटिक जल अपघटन द्वारा सरल, मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में बदलने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। मतलब शरीर का वह तंत्र जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको किस में बदलता है? सरल में। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर बदलने का कार्य करता है, उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण किससे होता है? आहार नाल से, ठीक है, और सहायकी पाचक ग्रंथि। मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र का निर्माण किससे होता है? आहार नाल से और सहायक पाचक ग्रंथियों से। मतलब आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां हैं, वो मिलकर किसका निर्माण करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, पाचन तंत्र का निर्माण कौन करती है? आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां। इसके अंदर हम आहार नाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और सहायक पाचक ग्रंथियां उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम अध्ययन किसका करेंगे? आहार नाल का। सबसे पहले अध्ययन किसका करेंगे हम? आहार नाल का। मतलब आहार नाल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से अंग है? वो सहायक होते हैं। तो आहार नाल है वो कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? गुदा तक। ठीक है, आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली हुई रहती है। ठीक है, जिसके अंदर विभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे का भाग किससे जुड़ा हुआ रहता है? मुख से, और पीछे का भाग किससे जुड़ता है? गुदा से। कहने का मतलब आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है और गुदा तक फैली हुई रहती है। अब देखो, एक प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 4.5 मीटर। और मृत्यु के बाद आहार नाल की लंबाई कितनी हो जाती है? 8.7 मीटर। मृत्यु के पश्चात कितनी? 7.8, ठीक है, हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 4.5 मीटर होती है, और मृत्यु के पश्चात लंबाई कितनी हो जाती है? 7.8 मीटर। ठीक है, मतलब ये क्या होती है? मृत्यु के पश्चात वृद्धि कर लेती है। ठीक है, पहले क्या होती है? एक जगह इतनी रहती है, उसके पश्चात फैल जाती है, तो मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आहार नाल। अब आहार नाल के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, दोबारा देखना एक बार। मानव में पाचन तंत्र जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको किसके अंदर बदलता है? सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। पाचन तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आहार नाल के द्वारा और सहायक पाचक ग्रंथियों के द्वारा। हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? आहार नाल का। ठीक है, आहार नाल
कहां से प्रारंभ होती है, मतलब ऊपर का भाग क्या होता है, मुख, और सबसे नीचे का भाग क्या होता है, गुदा। तो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक ही फैली हुई रहती है। जीवित अवस्था में लंबाई कितनी होती है, 4.5 मीटर। आर्डाल की जीवित अवस्था में लंबाई कितनी होती है, 4.5 मीटर, और मृत्यु के पश्चात कितनी होती है, 7.8 मीटर। मृत्यु के बाद में कितनी होती है, 7.8 मीटर। ये अपने को याद रखना है। अब आर्डाल है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बनी हुई होती है, या हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न भाग है उनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है, आर्डाल का निर्माण होता है। तो वो भाग कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है मुख्य, दूसरा भाग होता है मुख्य गुहा, या इसको मुख्य गुहिका भी बोलते हैं, या मुख्य गुहिका, ठीक है। तीसरा भाग कौन सा होता है, ग्रसनी। चौथा भाग कौन सा होता है, ग्रसिका। पांचवा भाग आमाशय, और छठवां भाग छोटी आंत, जिसको सुदंत्र भी बोलते हैं, और सातवां भाग बड़ी आंत, आठवां मलाशय, और नौवां भाग कौन सा होता है, गुदा, ठीक है। आर्नाल है वो कौन कौन से भागों से मिलकर बना हुआ होता है, तो मुख्य, मुख्य गुहा या मुख्य गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है, आर्नाल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथियां तीन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे लाल ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि हम पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि हम पढ़ेंगे अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से यही हम अध्ययन करेंगे कि आहारनाल, जैसे पाचन तंत्र वो किससे मिलकर बनता है, आहारनाल से और पाचक ग्रंथियों से, ठीक है, आहारनाल से और पाचक ग्रंथियों से। इसी प्रकार आहारनाल है वो कौन कौन से, मुख से प्रारंभ होता है यहाँ से और गुदा तक फैला हुआ रहता है। इसके मध्य कौन कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाचक ग्रंथियां लाल, यकृत और अग्नाशय, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम देखते हैं पाचन तंत्र की संरचना, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र की संरचना। यदि आपको पाचन तंत्र की संरचना बनानी आती है, उसके नामांकन करने आते हैं, और उसके नामांकन के विभिन्न वर्णन है वो यहीं पे इसी चित्र में हम याद करेंगे। मतलब अपने को ये कंप्लीट अध्याय है वो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। जूलॉजी के अंदर ये जितने भी हम स्टार्ट करें, जैसे पहले हमने अध्यावरण तंत्र पढ़ा था, पाचन तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन, सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे अलग। परिसंचरण तंत्र उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये कंप्लीट जितने भी तंत्र हैं उनको केवल चित्र से समझना है, ठीक है। उसका नामांकन करना है और उसके पश्चात चित्र से उसको पूरा समझना है। तो देखो ये है पाचन तंत्र का चित्र, इसमें अभी मैंने नामांकन नहीं किया है, ठीक है। चित्र पहले बनाए हैं क्योंकि ज्यादा आपका टाइम है वो खराब ना हो और वीडियो है वो ज्यादा लंबा बन जाए। यदि मान लो चित्र साथ में बनाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए चित्र मैंने पहले बनाया है। अब इसका नामांकन करेंगे, ठीक है। नामांकन आपको याद रखना है मुख्य रूप से कौन कौन से नामांकन है और उनके कौन कौन से कार्य हैं। तो देखो सबसे पहले ये भाग क्या होता है, मुख होता है, ठीक है। ये किसका निर्माण होता है, यहाँ पे मुखी गुहा का निर्माण होता है। किसका होता है, मुखी गुहा का निर्माण होता है। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। ये कौन सी होती है, ग्रसनी होती है। ये क्या होता है, ग्रसिका। ये कौन सी ग्रंथि है, यकृत, जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये हम पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि। और ये है आमाशय, ये क्या है, अग्नाशय, ये है बड़ी आंत, ये छोटी आंत। यहां पे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसेशिका। इधर
मलाशय और ये हो गया गुदा। ठीक है, ये इतने नामांकन है, इतने इसके भाग है, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन सा भाग कहां पे पाया जाता है, ठीक है, और उस भाग का क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक साथ में सभी का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो ये जितने भी भाग है उनका क्रम से हम अध्ययन करेंगे, जैसे मुख्य, मुख, भूमिका, गर्सनी, गर्सिका, आवास, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। उसके पश्चात लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इसके अंदर हो सकता है कि एक वीडियो में ये कंप्लीट ना आए, ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन तंत्र की परिभाषा लिखनी है जो मैंने बता दी है। ठीक है, पाचन तंत्र का निर्माण आहार और पाचक ग्रंथि से होता है। ठीक है, उसके पश्चात पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, इसका ये नामांकन करना है। उसके बाद में आहार हेडिंग लगानी है और आहार मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक डिलीवरी आती है। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई ये होती है और मृत्यु के पश्चात ये हो जाती है। इसके विभिन्न भाग ये होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके विभिन्न भाग होते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रत्येक भाग के बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आहार में देखो, सबसे पहले अपने टॉपिक कौन सा चल रहा है, आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या अध्ययन करेंगे, मुखी व मुखी गुहिका। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, मुख व मुखी गुहिका। मतलब मैंने ये अलग अलग लिखे थे बात, ठीक है, ये पार्ट मैंने पहले अलग अलग लिखे थे, लेकिन अब दोनों साथ में लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का छोटा वर्णन है। मुख है उसका बहुत छोटा, मुख गुहिका, इसलिए दोनों का साथ में मैं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हेडिंग अपने को क्या लगानी है, मुख और मुख गुहिका। ठीक है, अब देखो, मुख सभी को जानते हो, सभी को देखा हुआ, ये अपना मुख है और इसका अंदर का भाग क्या कहलाता है, मुख गुहिका या मुख गुहा कहलाता है। ठीक है, और बाहर से जो क्या होता है, मुख, तो मुख है क्या होता है कि दो होठ, एक तो होता है ऊपरी होठ और निचला होठ। ऊपरी होठ और निचला होठ है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। ठीक है, मुख किसे बोलते हैं, ऊपरी होठ और निचला होठ है, उसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। ठीक है, मुख है किसके अंदर खुलता है, मुख गुहा के अंदर खुलता है। किसके अंदर खुलता है, मुख गुहिका या मुख गुहा। मुख है वो किसके अंदर खुलता है, मुख गुहा के अंदर खुलता है। मतलब ये बाहर वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, मुख बोलेंगे, और ये अंदर का भाग, ये मुख हो गया, ये अंदर का भाग क्या कहलाएगा, मुख गुहिका या मुख गुहा कहलाएगा। मुख गुहा है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक तो पाई जाती है जीभ, एक क्या पाए जाते हैं, दांत, और एक लाल ग्रंथि भी है। लाल ग्रंथि हम पाचक ग्रंथियों के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक तो पाई जाती है जीभ और एक क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। जीभ होती है वो क्या होती है, कोमल संरचना होती है। दांत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। सबसे पहले मुख गुहा का निर्माण किससे होता है, तो मुख गुहा का निर्माण किससे होता है, ऊपरी जबड़े, ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े। ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े से किसका निर्माण होता है, मुख गुहा का निर्माण। और मुख है ऊपरी होठ और निचला होठ है, उसके बीच में छिद्र पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। और मुख गुहा ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े से किसका निर्माण होता है, मुख गुहा का। अब देखो, इसके अंदर अपने को ये ध्यान रखना है कि ऊपरी जबड़ा है वो क्या होता है, अचल होता है, मतलब ये गति नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखो, नीचे का जबड़ा है वो क्या करता है, गति करता है, और ये क्या होता है, चल होता है। ठीक है, और इन दोनों जबड़ों के बीच में क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों जबड़ों के बीच में क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है, जिसका कार्य क्या होता है कि भोजन को लार के साथ में मिलाना और उसको रसीला करना। जैसे जैसे जीभ है, जीभ के बारे में हम अध्ययन करें तो जीभ पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जीभ पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो हमें अलग अलग स्वाद, जैसे नमकीन, मीठा, खट्टा, उन सब के बारे में क्या करवाती है, जीभ। किससे, स्वाद कलिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो जीभ एक कोमल संरचना होती है। पहले जीभ का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले मुख गुहा। ठीक है, हेडिंग अपने को क्या लगानी है, मुख और मुख गुहिका।
ऊपरी ओठ और निचले ओठ के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, ये इसका वर्णन लिखना है। मुख व मुख गुहिका का वर्णन किस प्रकार लिखना है? ऊपरी ओठ व निचले ओठ के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम मुख बोलते हैं। ठीक है, मुख किसके में खुलता है? मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े से मिलकर बनी हुई होती है। ऊपरी जबड़ा अचल होता है और निचली जबड़ा ऊपरी जबड़ा वो अचल और निचले जबड़ा वो चल मतलब गति करता है। ठीक है, मुख गुहिका में जीभ और दांत पाए जाते हैं। अब देखो जीभ क्या होती है, उसके पश्चात हम दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जीभ क्या होती है कि एक कोमल संरचना पाई जाती है, मुख गुहा में एक कोमल संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। ठीक है, जीभ है, इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है? अलग अलग स्वाद का ज्ञान करवाती है। मतलब जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, उन सब के बारे में कौन याद करवाती है? जीभ याद करवाती है। और क्या कार्य होती है? मतलब यहाँ पे जीभ पाई जाती है। ये लार ग्रंथि जैसे ही लार छोड़ती है मुंह में, तो उस लार को भोजन के साथ में मिलाने का कार्य भी कौन करती है? जीभ करती है। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? दांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि दांत क्या होते हैं। मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं? जीभ और दांत या दंत बोलते हैं जिसको, दंत। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? दंत पाए जाते हैं और जीभ। ठीक है, अब देखो मनुष्य है, उसमें दंत किस प्रकार के होते हैं? तो विषम दंती, विषम दंती प्रकार के। मनुष्य में दंत किस प्रकार के होते हैं? विषम दंती का मतलब अलग अलग प्रकार के, मतलब पूरे दांत है वो समान नहीं होते। यदि आपको यह कहे कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। एक बच्चा है, उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत। मतलब एक तो स्थायी दांत होते हैं और एक क्या होते हैं? दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो एक वयस्क मनुष्य है, उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और छोटा बच्चा होता है उसके अंदर 20। दंत विन्यास किस प्रकार का होता है मनुष्य में? विषम दंती, मतलब समान नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य के अंदर दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। देखो पहला कौन सा भाग होता है? कृंतक, रजनक, अग्रि, सवर्णक और सवर्णक। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं और इसी कारण से मनुष्य के दंत विन्यास को क्या बोला जाता है? विषम दंती बोला जाता है। यदि मान लो इसको शॉर्ट में बोला जाए तो जैसे इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे इसका सूत्र लिखेंगे तो उसमें ये काम आएगा। इसको सी से ये होता है पीएम और ये होता है एम। ठीक है, अब देखो जैसे प्रत्येक जबड़ा है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ऊपर का जबड़ा है, उसके अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? 16 दांत। मतलब जैसे ये जबड़ा है तो इसमें ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे कितने पाए जाएंगे? 16। और नीचे वाला भाग है, वहां पे भी क्या पाए जाएंगे? 16 दांत पाए जाएंगे। तो हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो कि पहले ऊपर वाले जबड़े का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जबड़ा है, उसके कर्तन है, उसमें संख्या कितनी है? कर्तन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। रजनक ये संख्या है 4 संख्या, और ये कितने होते हैं? 2। और अगर चरणक ये भी कितने होते हैं? 4। और चरणक कितने होते हैं? 6। मतलब ये क्या होती है इनकी संख्या? तो देखो 4, 2 6 और 4 10 और 6 16। मतलब जैसे एक जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा इसमें 16 पाए जाते हैं और नीचे के जबड़े में 16 पाए जाते हैं। तो ऊपर के जबड़े में कितनी संख्या पाई जाती है? कर्तन की 4 पाई जाती है। रजनक कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। अगर चरणक कितने पाए जाते हैं? 4। और चरणक कितने पाए जाते हैं? 6। और इतने ही क्या पाए जाते हैं? नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनका अलग अलग कार्य होता है। इन सब का क्या होता है? जैसे कर्तन है, जैसे ही मान लो कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख के अंदर, तो उसको काटने का कार्य कौन करता है? कर्तन करता है। ठीक है, उसके पश्चात रजनक है, उसको क्या करता है? वो चीरने का कार्य करता है और चबाने का कार्य चरणक, और अगर चरणक है इनके द्वारा क्या किया जाता है? चबाने का कार्य किया जाता है। अब देखो इनका हम क्या पढ़ेंगे? दंत सूत्र।
दंत सूत्र। अपने को याद ये रखना है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। चारों के नाम याद रखने हैं। इसको किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। ये क्या होता है? सी, पी, एम और एम। ठीक है, ये इनका शॉर्ट में नाम होता है कि ये आई से लिखते हैं, ये सी, पी, एम और एम। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी कुल कितनी होती है? 2। ये भी 4 और ये 6। ये प्रत्येक जबड़े में पाए जाते हैं। यदि पूरे मुख की बात करें तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। दंत सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जैसे दंत सूत्र लिखते हैं तो हम एक ही वयस्क की मनुष्य, ठीक है, दंत सूत्र लिखते हैं तो वयस्क मनुष्य है उसका दंत सूत्र लिखते हैं। तो वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो इसका दंत सूत्र किस प्रकार से होता है? ये प्रश्न कई बार जैसे कई एग्जाम उसके अंदर पूछा जाता है। एक तो ये संख्या पूछी जा सकती है कि कृतंग है उसकी संख्या कितनी, रत्न की कितनी होती है, चढ़वक और चढ़वक की संख्या कितनी, ये पूछी जा सकती है। या फिर वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र और एक बालक है उसका दंत सूत्र पूछा जा सकता है। तो वयस्क मनुष्य उसका दंत सूत्र हम लिखते हैं तो जैसे सबसे पहले आई, ठीक है, संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 4 होती है, सॉरी, तो 2/2। इसी प्रकार सी, दूसरा कौन सा है? सी, संख्या कितनी है? 2 है तो 1/1। इसी प्रकार पीएम संख्या कितनी है? 4 है तो 2/2। और इसी प्रकार एम संख्या कितनी है? 6 तो 3/3 और इंटू 2। क्यों करते हैं? क्योंकि 2 जबड़े पाए जाते हैं। मतलब ये एक ऊपर का मान लो जबड़ा है और ये क्या नीचे का, तो कुल दांत है वो कितने आते हैं? 32। ठीक है, कुल संख्या कितनी आती है? जैसे 4, 2, 6 और 2, सॉरी 4, 10 और 6, 16 और 16 ये क्या पाए जाते हैं? नीचे के जबड़े में। तो ये होता है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। इसी प्रकार बालक है, बालक का दंत सूत्र, बालक का दंत सूत्र में क्या होता है कि जैसे कई दांत है वो बालक के अंदर नहीं पाए जाते। जैसे मान लो कि आई है बिल्कुल समान होता है, 4 पाए जाते हैं। सी है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। रत्नक है छोटे बच्चे के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता है तो इसकी संख्या क्या होगी? 0 होगी। इसी प्रकार पीएम है, ठीक है, पीएम की संख्या एक मिनट देखो, सी है उसकी संख्या 1/1 पाई जाती है। पीएम की संख्या 0 पाई जाती है। बालक के अंदर पीएम की संख्या क्या होती है? 0 पाई जाती है। और एम होता है उसकी संख्या कम पाई जाती है, 2/2, मतलब 4 पाई जाती है। तो ये बालक के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 6 और 4 कितने होते हैं? 10। तो कुल दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 20 पाई जाती है। ठीक है, और एक वयस्क मनुष्य है उसके अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 32 पाई जाती है। बालक है उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 20 पाई जाती है। अब देखो दांत है उनके विभिन्न हमने कार्य के बारे में पढ़ा कि अलग अलग कार्य, जैसे इन चारों दांतों के प्रकार के दांत होते हैं उनके अलग अलग कार्य क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है और इनका सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र किस प्रकार से हम लिखते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब क्या होता है कि जैसे यदि ये पूछा जाए कि दूध के दांत है उनकी संख्या कितनी होती है और स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, ठीक है, यदि चित्र सूत्र पूछा जाता है तो ये अपने को क्या लिख के आना है, इसके अंदर सूत्र लिख के आना है। तो ये हमने किस के बारे में अध्ययन हो गया आपने पहला पॉइंट, ठीक है, किसका पढ़ रहे हैं? आर्नाल्ड, ठीक है, आर्नाल्ड का पहला पॉइंट पढ़ा है हमने कौन सा? मुख है मुख गुहिका, मुख है मुख गुहिका। देखो दोबारा देख रहे हैं एक बार, मुख है ऊपरी ओठ व निचला ओठ के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। जैसे वर्णन किस प्रकार से करना है ये साथ में बता रहा हूं कि सबसे पहले आर्नाल्ड हेडिंग लगाना, उसके पश्चात ये हेडिंग लगाना मुख व मुख गुहिका। इसके अंदर मुख व मुख गुहिका में ऊपरी ओठ व निचले ओठ के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम मुख बोलते हैं। ये किसके रूप में खुलता है? मुख गुहा के रूप में खुलता है। मुख गुहा है
वो ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े से घिरा हुआ रहता है, या मुख्य गुहा का निर्माण किससे होता है? ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े से। ऊपरी जबड़ा अचल होता है और निचला जबड़ा क्या होता है? चल होता है। मुख्य गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो पाई जाती है जीभ और एक क्या पाए जाते हैं? दंत। जीभ है, ये क्या होती है? कोमल संरचना होती है। दंत क्या होते हैं? कठोर संरचना होते हैं। जीभ है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, जो क्या करती है? स्वाद का ज्ञान, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, उनके बारे में ज्ञान कौन करवाती है? जीभ। और जीभ का कार्य क्या होता है? लार के साथ में भोजन को मिलाना, मतलब यहाँ से लार आती है और इसके साथ में भोजन को मिलाने का कार्य कौन करती है? जीभ करती है। इसी प्रकार दंत, जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? 32। ऊपरी जबड़े में कितने पाए जाते हैं? 16। नीचे के जबड़े में कितने पाए जाते हैं? 16 पाए जाते हैं। इनका विन्यास किस प्रकार का होता है? विषम दंती प्रकार का होता है। दांत है मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृतक, रद्रक, आगे चर्मक और कर्णक। कृतक है, उनकी संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होती है? 4। रद्रक की कितनी होती है? 2। आगे चर्मक की 4 और चर्मक की कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है। इसी प्रकार दंतसूत्र, जैसे एक वयस्क मनुष्य है उसके अंदर और एक बालक है उसके अंदर, तो वयस्क मनुष्य और बालक में क्या अंतर है कि पीएम की संख्या 0 पाई जाती है बालक में, और एम की संख्या भी 1 क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और कुल धातु की संख्या वयस्क मनुष्य उसके अंदर कितनी पाई जाती है? 32, और बालक के अंदर कितनी पाई जाती है? 20। अब देखो दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, ग्रसनी। ठीक है, दूसरा टॉपिक कौन सा है? ग्रसनी। ये ठीक है, ग्रसनी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ग्रसनी क्या होता है? एक ऐसा भाग जो क्या होता है? पाचन में भी सहायक होता है, और दूसरा किसमें? श्वसन में भी सहायक होता है। मतलब पाचन और श्वसन दोनों में सहायक होता है। कैसे? जैसे मान लो कि ये क्या होता है? नासा द्वार होता है। ठीक है, ये नासा द्वार होता है, ये नासा गुहा बोलते हैं। तो यहां से मुख से ये ग्रसनी में बाहर चलता है, और इधर एक ऊपर छिद्र पाया जाता है, जो किसके अंदर पाया जाता है? नासा गुहा में। तो मुख से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भी क्या होता है? ग्रसनी से नीचे आता है। और नाक से यदि हम श्वास लेते हैं तो वो भी ग्रसनी से नीचे आता है। इसी प्रकार जैसे हम मुख से भी श्वास ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं। उसका कार्य क्या है कि वो दोनों छिद्र कहाँ पे मिलते हैं? ग्रसनी के अंदर मिलते हैं। अर्थात ग्रसनी का वर्णन हम कैसे लिखेंगे कि इसका ऊपर का भाग तो किससे जुड़ता है? मुख गुहा से, और नीचे का भाग किससे जुड़ता है? ग्रसनी से जुड़ता है। ग्रसनी का वर्णन हम किस प्रकार लिखेंगे? इसका ऊपर का भाग मुख गुहा से और नीचे का भाग ग्रसिका से जुड़ा हुआ रहता है। यह पाचन और श्वसन दोनों में सहायक होती है। ठीक है, ये किसमें सहायक होती है? पाचन और श्वसन दोनों के अंदर सहायक होती है। उसके पश्चात तीसरा ग्रसिका। तीसरा भाग कौन सा होता है? ग्रसिका भाग होता है। ग्रसिका क्या होता है कि जैसे यहां से भोजन ग्रसिका में पहुंचता है, मतलब ग्रसिका का ऊपर का भाग किससे जुड़ता है? ग्रसनी से जुड़ता है, और नीचे का भाग किससे जुड़ता है? आमाशय से जुड़ता है। और जब भोजन इस ग्रसनी से आमाशय में पहुंचता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निगलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उस क्रिया को? निगलना बोलते हैं। मतलब भोजन का निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्रसिका। अब देखो आगे विभिन्न भागों के बारे में इस एक वीडियो के अंदर हम अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये पूरा अध्याय इसी एक के अंदर खत्म होगा। ठीक है, इसलिए इस संपूर्ण के बारे में हम इसमें अध्ययन है वो नहीं कर सकते। आगे की वीडियो में विभिन्न भाग हैं, जैसे आमाशय, अग्नाशय, यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, गुदा, इन सब के बारे में क्या करेंगे? हमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इन वीडियोस को देखें और ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।